ये क्लास 11 2021-22 सेशन का टर्म 1 का सिलेबस है। आपको लिखा हुआ है कि वन पेपर 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट का पेपर होगा। टोटली एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। इसमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आएगा वो सब एमसीक्यू रहेगा बच्चों। और देखिए इसमें चैप्टर्स भी कुछ चैप्टर्स आपको टर्म 1 में रखे गए हैं, कुछ चैप्टर्स टर्म 2 में रखे गए हैं। ये यूनिट वाइज दिया हुआ है, सेट एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। 40 नंबर का ये रहेगा और 10 नंबर का आप देखिए इंटरनल असेसमेंट होगा। 50 नंबर का पहला टर्म और बिल्कुल ऐसे ही 50 नंबर का दूसरा टर्म। ये इस साल 10th और 12th के बच्चों पर भी यही रूल लागू है और 9th और 11th में भी यही रूल लागू है इस बार। तो देखिए टर्म 1 का जो पहला चैप्टर बच्चों हम लोग को पढ़ना है वो है सेट एंड फंक्शन। और हम लोग सेट एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आते हैं बच्चों, सेट, और दूसरा आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ये दोनों ही चैप्टर हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, राइट। सेट भी पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो ये 2 चैप्टर हुआ। टर्म 1 में देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पूछे जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में, यानी टर्म 1 एग्जाम में। तो सेट आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, 2 चैप्टर हुआ। तीसरा चैप्टर कौन सा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तीसरा चैप्टर हुआ। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चौथा चैप्टर हुआ जो आएगा आपके पेपर में। स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद लिमिट आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लिमिट एंड डेरिवेटिव करके चैप्टर है उसमें केवल लिमिट वाला टॉपिक आएगा, डेरिवेटिव वाला सेकेंड टर्म में आएगा। मतलब एक एक्सरसाइज आएगी आपकी बस। फिर 5वीं यूनिट से स्टैटिस्टिक आपका पूछा जाएगा। तो टोटल टर्म 1 में बच्चों देखने को तो आपको 7 चैप्टर दिखाई देंगे। कैसे 7 चैप्टर हुए देखिए, 1 2 इधर से 4, एक इधर से 5, एक ये 6 और एक स्टेट 7। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये 6.5 चैप्टर का आपका सिलेबस है। कितना, 6.5 चैप्टर का। क्योंकि जो कैलकुलस में बच्चों आप लिमिट वाला पोर्शन देख रहे हो उसका मेन टॉपिक तो डेरिवेटिव है, जो कि आपको सेकेंड टर्म में पढ़ने को मिलेगा। लिमिट केवल एक एक्सरसाइज है, इनिशियली है, स्टार्ट है, लिमिट से ही डेरिवेटिव का डेवलपमेंट होता है। तो केवल लिमिट को, उस चैप्टर में से केवल लिमिट टॉपिक को रखा गया है इस यूनिट पे। यानी 6.5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टर्म 1 में और यही 6.5 चैप्टर से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बाकी जो 10 नंबर है आपका वो इंटरनल असेसमेंट का है। वो कैसे मिलेगा, 5 नंबर पीरियोडिक टेस्ट का, 5 नंबर एक्टिविटी रिकॉर्ड का या टर्म एंड असेसमेंट का 5 नंबर। तो पीरियोडिक टेस्ट आपके अगस्त में होने भी वाले हैं, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया बच्चों टर्म 1 का। टर्म 2 देखिए, ये भी 40 नंबर का होगा। टर्म 2 में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों पढ़े हैं ये फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, ये सेकंड टर्म में आएगा। यानी ये मार्च अप्रैल के एग्जाम में पूछा जाएगा, ना कि नवंबर दिसंबर के एग्जाम में, ठीक है। ये बेनिफिट ही है हमारे लिए क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। फिर फिर कौन सा चैप्टर आपको पूछा जाएगा सेकंड टर्म में, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D। फिर ये देखिए डेरिवेटिव, देखिए कितना लंबा ये टॉपिक है। वहां पे लिमिट था कैलकुलस में, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव। ये एक ही चैप्टर के दोनों पार्ट है बच्चों। और फिर लास्ट चैप्टर क्या पढ़ने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। यानी टर्म 2 में देखा जाए कितने चैप्टर टोटल हम लोग को करना रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर बच्चों हम लोग को टर्म 2 में पढ़ना रहेगा। और इन 7 में से एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी। और इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर, इधर का भी वही प्रोसेस है, 5-5 नंबर। तो 50 नंबर का टर्म 1 से, 50 नंबर का टर्म 2 से। ये है बच्चों आपका सिलेबस। आप कहोगे सर 7 चैप्टर इधर हो गया और 7 ही चैप्टर उधर हो गया, यानी 6.5 अगर हम दोनों में कहें तो 6.5 चैप्टर इधर, 6.5 13 चैप्टर, और आपके बुक में होगा मेरे ख्याल से 16 चैप्टर, राइट, है ना। बुक में होगा 16 चैप्टर और यहाँ पे हम लोगों को 6.5 13 चैप्टर ही मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट, चलो सिलेबस तो सभी लोग बता देते हैं और सिलेबस चलो ठीक है, आपको एक बार कहीं ना कहीं से पता भी चल जाता है कि ये चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने। मेन चीज है चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक, कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ने। क्योंकि बच्चों ऐसा भी है कि पर्टिकुलर जैसे सेट थ्योरी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन उसमें से जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो भी आपको जानना चाहिए। सेट थ्योरी है आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेट थ्योरी में 2 टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये बच्चों हटा दिया गया है इस
से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है। अब मैं जो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, मैं चाहूंगा इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ताकि आपको ये क्लियर रहेगा कि क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है बच्चों, क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है, ये आपको क्लियर रहेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद इसको लिखा हुआ है कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीटेड हैं। डिलीटेड पोर्शन क्लास 11 टर्म 1 का केवल अभी आपको मैं बता रहा हूँ। टर्म 2 बच्चों मैं बाद में बताऊंगा, पहले टर्म 1 हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं। दिख रहा है सभी को स्क्रीन में? ओके, तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे देख लीजिए। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, बट अब जो पेपर होगा उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कौन कौन सा? डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये किस एक्सरसाइज में है? एक्सरसाइज 1.5 में। यानी आप ये कह सकते हो ये दो टॉपिक एक्सरसाइज 1.5 आपको सेट थ्योरी से नहीं पढ़ना है। पढ़ लिए वो अच्छी बात है, बट पेपर में नहीं पूछा जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, और इसमें जो हटा है बच्चों वो आर क्रॉस आर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है ना, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह से तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने एक आध दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड किया होगा, जिसमें ट्रिपल ट्रिपल ऑर्डर पेयर बनता था ना, जैसे तीन सेट में ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वो भी, तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। एक लिमिटेड क्वेश्चन ही है वो, तो ओवरऑल कह सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पूरा ही आ रहा है, एक ही दो क्वेश्चन है जो नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों देखिए तीसरा चैप्टर आपकी बुक में था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि वो टर्म 2 में है। तो फिलहाल हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन उससे अभी इस टर्म से कोई रिलेशन अब नहीं है। चौथा चैप्टर पीएमआई, लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या स्टार्ट करें। तो देखिए पीएमआई मैंने कहा था कि हो सकता है सीबीएसई रिड्यूस कर दे, और ये जो पीएमआई वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बच्चों, कंप्लीटली डिलीटेड है। अगर आप लास्ट में कॉर्नर में देख रहे होंगे सीडी मैंने लिखा हुआ है, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 14, राइट कॉर्नर में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ना सीडी, मतलब कंप्लीट डिलीटेड। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 14 बच्चों, ये तीन चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है। कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल रीजनिंग। ये तीन चैप्टर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसलिए 16 में से कितने चैप्टर अब बचे? 13 ही चैप्टर बचे, 6.5 टर्म 1 में, 6.5 टर्म 2 में। क्लियर है? यस? नहीं, नहीं मिलेंगे। ओके, अरे तो नहीं इंपॉर्टेंस है ना उतना, तो उसमें इसलिए चैप्टर नंबर 4, 8, 14 ये कंप्लीटली डिलीटेड है। पिछले साल भी इन तीनों चैप्टर को बच्चों पिछले साल भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था, नहीं पढ़ना था। और खास इंपॉर्टेंस नहीं है। पीएमआई हो गया, 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, इसको समझा, कोई भी कभी भी किसी भी समय हम समझा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है। चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आगे ध्यान में रखते हुए। और चैप्टर नंबर 8 जो है बाइनोमियल थ्योरम, इसका हाँ थोड़ा बहुत यूज है, बट 12th क्लास में नहीं है। आगे जो लोग जेई वगैरह करना चाहते हैं, देखिए मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, जो लोग जेई वगैरह करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया था, इस साल भी सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है बच्चों, लेकिन जेई का सिलेबस में कोई रिड्यूस नहीं हुआ था। जेई के सिलेबस में जो रिड्यूस हुआ भी था, तो जो भी टॉपिक यहाँ पर है सब टॉपिक वो जेई ने डाला हुआ था, मतलब डिलीटेड पोर्शन भी जेई में था। तो मैं तो फिलहाल आपको भाई 11th और 12th के बेसिस पे समझा रहा हूँ, सीबीएसई के बेसिस में जेई की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ आपको। मैं आपको आपका क्लास 11th और 12th सीबीएसई के पैटर्न पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी जेई वगैरह की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि पूरा पढ़िए, कुछ मत छोड़िए किसी भी पेपर में। फिलहाल देखिए सेट 1, चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में दो टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.5 हम लोग को नहीं पढ़नी है। रिलेशन एंड फंक्शन में आर क्रॉस आर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने। फिर तीसरा चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है। इसमें बच्चों पिछले साल भी यही टॉपिक हटाया था, इस साल भी यही टॉपिक हटाया है, वो है एक्सरसाइज 5.2 पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म या कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। पोलर फॉर्म पिछले साल भी हटाया था, इस साल भी हटा दिया गया। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको एपी जीपी पढ़ने को मिलेगा, चौथा चैप्टर आपका ये रहेगा, और इससे 9.4 एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई चेंज नहीं है, कुछ रिड्यूस नहीं है, सब पढ़ना है। लिमिट है, लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है, सब पढ़ना है।
स्टैट्स है बच्चों, स्टैट्स में आपको एक्सरसाइज 5.3 नहीं पढ़ना है। तो जब भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए ये कौन कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। इसलिए मैंने रिलेटेड पोर्शन स्पेशली लिखा हुआ हूँ, क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज वाइज लिखा हुआ हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कहीं पे नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये पता होना चाहिए टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ये 7 चैप्टर लिखे हुए हैं आपके सामने, 7 चैप्टर आ रहे हैं। मैं 6.5 नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लिमिट चैप्टर नंबर 13 का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6.5 चैप्टर का टर्म 1 है। और ये 7 चैप्टर 6.5 7 चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, और जिसमें से जो जो एक्सरसाइज या टॉपिक नहीं आ रहा है वो आपके सामने है। तो आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे हम सीधा एक्सरसाइज पे आए वापस। अच्छा हाँ, ये भी गुड क्वेश्चन है। अभी देखिए जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा बच्चों वो होगा अगस्त में। अगस्त 15 अगस्त से पहले मान के चलो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा। 15 अगस्त से पहले आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा। तो पीरियोडिक टेस्ट में फिलहाल देखिए जो भी टॉपिक टर्म 1 में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो पढ़ा दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन ना तो टेस्ट पेपर में आएगा, ना तो अभी तक फर्स्ट टर्म एग्जाम तक किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि वो टर्म 2 में है। तो उसको हम लोग टर्म 2 में उसको एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। टर्म 1 में और यूनिट में इनवर्स सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ चुके हैं वो नहीं आएगा। अभी तक के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये दोनों चैप्टर आएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ ही रहे हैं, और कोशिश करेंगे केवल यही 2 चैप्टर दें, देखते हैं आगे, अभी डिसाइड नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर हम देंगे टेस्ट पेपर में। और किसी को कोई डाउट? बोले बच्चों, कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो भी गया था लास्ट लेक्चर में। स्टार्ट करें बच्चों? ओके, जस्ट बस इंक डालने स्टार्ट करें। रिजल्ट कब आ रहा है कोई बताएगा? हम भी उसी इंतजार में हैं। आज 29 है। हाँ, वो शायद सीबीएसई शायद डिजी लॉकर पे देगी क्या, और डिजी लॉकर पे शायद कुछ बेसिक डिटेल्स पे पता चल जाएगा, पता नहीं रिजल्ट कैसे बच्चे देखेंगे उसका प्रोसेस सीबीएसई ने कुछ बताया नहीं। खैर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने बताया था। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी फील्ड अगर कोई होती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, राइट, हमने बताया था ये चीज। मैथमेटिक्स में अगर कोई फील्ड सबसे बड़ी होती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होती है, जो कि रियल नंबर से भी बड़ी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं या तो इस सिंबल से सी से, या फिर हमने कहा था इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में जेड सिंबल को फॉलो किया गया है। हायर स्टैंडर्ड बुक्स में जो फॉरेन राइटर्स की बुक होती है वो ये सिंबल यूज करते हैं। ओके, जेड जेड इक्वल्स टू होता क्या है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, ए प्लस आई बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ए और बी क्या होते हैं, आर में बिलोंग करते हैं। ये तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद बच्चों हमने ये भी बताया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हैं उनको ऐड कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको माइनस कैसे करेंगे। डिवाइड में भी हमने कहा था कि रेशनलाइजेशन कर देते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर पे कॉन्जुगेट भी बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या, कॉन्जुगेट। देखिए जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने बताया था इसका कॉन्जुगेट ए माइनस बी होगा कि नहीं, बताया था ये हमने। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड, और ऊपर क्या लगा देते हैं, बार।
तो बार इक्वल्स टू क्या होगा, ए माइनस, अगर जेड बराबर ए प्लस आई बी है, जेड बराबर क्या है, ए प्लस आई बी है, तो जेड बार किसके बराबर होगा, ए माइनस आई बी के बराबर होगा। यानी जो आप नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये ऊपर लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से एक रिलेशन भी हमने डेवलप किया था। अगर आपसे पूछा जाए क्या, जेड इंटू जेड बार निकालो, क्या निकालो, जेड इंटू जेड बार, तो आप क्या करोगे, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आई बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, किसके बराबर है ये, जेड इंटू जेड बार के बराबर है। तो ये बच्चों हो जाएगा जेड इंटू जेड बार बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको मैंने बताया था, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इस वजह से जेड इंटू जेड बार को क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है बच्चों। अच्छा, इसको थोड़ा सा भी और आगे मैं ले जाऊंगा, उससे थोड़ा सा पहले एक चीज और देख लीजिए आप लोग, जो उस दिन मैंने बताया भी नहीं था। आगे क्या, ये क्या था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो जेड बराबर ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो इसके मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ जेड, ये इसका मॉडुलस का सिंबल होता है। और ये होता क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर, ये बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है, बोला जाए मॉडुलस ऑफ जेड निकालिए, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में उसके जो रियल नंबर्स हैं ए और बी, उनके स्क्वायर का सम रख दोगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है। अब देखिए यहाँ से पता क्या चला, जो अभी हम लोग रिलेशन लिखे हैं, जेड इंटू जेड बार बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एक रिलेशन डेवलप होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट, रिमार्क डालकर या नोट डालकर आप एक रिजल्ट लिख सकते हो, वो क्या है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखिए जरा आरएचएस में देखिए, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, वो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है कि नहीं, तो ये रिलेशन आपको मिला, क्या, जेड इंटू जेड बार बराबर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अच्छा, यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, अगर आप जेड को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन जेड। अब क्या करिए, इस मॉडुलस जेड स्क्वायर को एलएचएस में भेजिए, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आएगा, तो जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू, बचा क्या इधर, 1/जेड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इनवर्स। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या पूछा जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या होता है, जेड इनवर्स जो लिखा हुआ है आप देख रहे हो, जेड इनवर्स, ये क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स है बच्चों। अगर पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाए, तो ये क्या है, जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मॉडुलस हो गया, ये रिलेशन हो गया, और ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, क्या फॉर्मूला, जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम,
बोलिए। ओके, बस अब सीधा पहले एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। पहले एक्सरसाइज से पहले का जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्या बोला जा रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a प्लस आई बी। तो किसी भी अगर अदर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में बस एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.1। जैसे लिखा हुआ है 5i इंटू -3/5i। क्या लिखा हुआ है? 5i इंटू -3/5i। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा -3। आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आएगा 3। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 3 आया। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 3 प्लस आई वाला टर्म तो यहाँ पे है नहीं, हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 0i। ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0i। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 7 प्लस आई 7। 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7। 7 प्लस आई 7 ये लिखा हुआ है बच्चों। क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप अंदर भेज दीजिए, 3 को अंदर भेजिए तो 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21i प्लस आई को इधर अंदर भेजेंगे तो ये आएगा 7i, और प्लस आई का इधर लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7i स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा क्या? 21 प्लस 21i। अब देखिए 21i और 7i को बच्चों जब ऐड करेंगे, 21i और 7i को जब ऐड करेंगे तो 28i आएगा कि नहीं बच्चों? तो ये हो जाएगा 28i, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो लास्ट में ये जो +7i स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों ये हो जाएगा -7। अब देखिए 21 में से 7 आप माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 14 बचेगा। तो 14 प्लस 28i, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना रहता है। तो 14 प्लस आई इंटू 28, ये आपका हो गया। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने लिख दिया। बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करके उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कोई दिक्कत? तो 1 to 10 में एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, वो जो भी आप लोग पूछ लो। उसके बाद एक आध क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बता देते हैं। बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई और क्वेश्चन पूछना है आपको? चलो 7th वाला बता देते हैं। देखिए 7th वाला क्या है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस आई इंटू 7/3। 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 ये हो गया। उसके बाद +4 प्लस आई इंटू 1/3 +4 प्लस आई इंटू 1/3। फिर क्या है? ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे है -4/3 प्लस आई। ये है बच्चों क्वेश्चन, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। बॉडमॉस लगाइए। बॉडमॉस ये कहता है कि पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए। पहले हम ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ये जो दो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं ये दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये देखिए 1/3 है, यहाँ पे 4 है बच्चों, ये ऐड हो जाएगा कि नहीं? मतलब 1/3 को हम 4 के साथ ऐड करेंगे, और इधर देखिए i के साथ 7/3 है, इधर i के साथ 1/3, तो प्लस अगर i कॉमन ले लें तो 7/3 प्लस 1/3, और लास्ट में जैसे लिखा हुआ है इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम? ओके,
अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 3 4 जा 12 प्लस 1 यानी हो जाएगा 13/3 प्लस आई, 7/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, हमने इसमें से सारा ब्रैकेट हटा दिया। अब इस माइनस को इधर लास्ट में अंदर भेजिए, जब माइनस अंदर जाएगा हो जाएगा +4/3 माइनस आई। अब देखिए क्या करिए, फिर वही रियल वाले पार्ट को एक साथ रखिए, यानी 13/3 प्लस 4/3 को एक साथ हमने रखा। फिर आई हमने कॉमन ले लिया, 8/3 और माइनस में क्या बचा 1, क्योंकि आई दो जगह पे है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर। आई हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 8/3, अंदर बचेगा 8/3 -1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 17/3 प्लस आई टाइम्स 8। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 5/3। तो हमने देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। क्लियर है? ओके, तो 1 to 10 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। आगे बोला जा रहा है आगे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन 11 to 13। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, 11 और 13 आप लोग करिएगा, उसके बाद 14 हम बता दे रहे हैं, देन आपका ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, √5 प्लस 3i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, √5 प्लस 3i, ये बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? जेड मान ले रहे हैं। अब इसका हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। साइड में मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, जेड इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों बताओ? अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया, जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, यही होता है। क्यों? अभी मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला बताया कि नहीं? जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम जेड बार निकालें, बताइए आप लोग बताइए, जेड बार यहाँ से क्या होगा? बोलो बच्चों। यस, √5 माइनस 3i, वेरी गुड। और हमें क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए। तो पहले तो आप जेड अभी क्या निकालिए? जेड का मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? मैंने बताया था √a² प्लस b², तो यानी √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। मॉडुलस ऑफ जेड आपके लिए आ गया √14। लेकिन इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। जब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। फिर आगे क्या लिखेंगे? सिंस वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जेड इनवर्स क्या होता है? इस फॉर्मूले के बराबर होता है। ये हो जाएगा जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार मतलब √5 माइनस 3i होल अपॉन जेड, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या है? 14 है। ये बच्चों क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स इक्वल टू, चाहे तो आप अलग अलग लिख दो, √5/14 -3/14 i, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? आई को चाहे तो पहले लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, 14th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। चलो a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। देखिएगा, बाकी के क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो कल पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर कल आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है क्वेश्चन, 3 + i√5, 3 + i√5 इंटू में 3 - i√5, 3 - i√5। ओके, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? √3 + √2i, √3 + √2i माइनस √3 - i√2।
ये है बच्चों क्वेश्चन, और बोला जा रहा है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर आप न्यूमरेटर में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो कि आइडेंटिटी लगेगी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब होगा 9 माइनस बी स्क्वायर का मतलब आई का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर 5। और डिनोमिनेटर में देखिए मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस को आप इधर अंदर भेज दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 प्लस आई रूट 2। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है आई स्क्वायर इंटू 5, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 9 प्लस 5 हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 14। अपॉन में देखिए ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 2 आई है, ये भी रूट 2 आई है। आई चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2√2 आई। क्लियर है यहाँ तक? अब करेंगे क्या, देखिए 2 से हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 7 जा 14, हमारे पास जो नंबर आया वो आया 7/√2 आई। अब बच्चों क्या देखिए, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि आई डिनोमिनेटर में है, हम आई से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 7/√2 आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस बाहर लग जाएगा, -7 आई में रूट 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस -7/√2, और बाहर क्या लिख दो आई। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया कि नहीं, a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया कि नहीं बच्चों? हाँ बोलो। हाँ इसको भी कर सकते हो बेसिकली हमने आई को करा, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई -7/√2 और अपॉन में 2। आप चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, वैसे ठीक है ये वाला लिखोगे तो ये ज्यादा सही रहेगा, हमने रूट को भी रेशनलाइज किया है और डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं जनरली, तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हो लास्ट वाला। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली एक्सरसाइज में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे मैंने वो समझाए, और पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हमने डिस्कस किया। आपका काम क्या है, पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, एक एक क्वेश्चन, जहां पे भी दिक्कत होगी आप कल के लेक्चर में पूछ सकते हो। और 5.2 बच्चों हम लोगों को पढ़ना नहीं है, 5.1 हो गया, 5.2 हम लोगों को पढ़ना नहीं है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली हटा हुआ है। तो सीधा हमारे पास क्या आएगा अगला टॉपिक, 5.2 के बाद आप देख रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। 5.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या, वही आपको रूट्स निकालना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी मैं कहता था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। यहाँ पर रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आएंगे, इस वजह से यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं तो ये चीज तो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। लेकिन 10th में आप लोगों ने रियल रूट निकाले, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। लास्ट वाला केस वाला आपने रूट्स नहीं निकाला। यहाँ पर जितने क्वेश्चन मिलेंगे सबका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा, वही नॉट रियल वाले रूट्स यहाँ पर निकलेंगे, सब आयोटा के फॉर्म में निकलेंगे। तो बस ये बचा हुआ है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो 2 दिन का लेक्चर है, कोशिश करेंगे दोनों दिन में कंप्लीट कर दें। मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग लगाइएगा, जो क्वेरीज होगी कल पूछिएगा। ओके।